प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारियां, इमरान खान ने इतराफ कर लिया। लंदन में बैठे नवाज शरीफ को भी धमकियां। दूसरी जानिब परवेज इलाही ने खुद को इमरान खान के बयानिए से दूर कर लिया। फौज के खिलाफ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन करार। क्या एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करके परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला बचा पाएंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे खातून जज को धमकाने का इल्जाम। इमरान खान ने दोबारा जमा कराए गए जिमनी जवाब में भी माफी नहीं मांगी। जिमनी जवाब में शर्मिंदगी, नदामत और अफसोस जैसे अल्फाज का इस्तेमाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कल करेगा। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 16 अरब रुपए स्कैंडल से बरियत की दरखास्त दायर कर दी। मरियम नवाज ने भी पासपोर्ट हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया। और क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो आज माफ़ी एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पर नहीं मांगी गई, लेकिन मोरलेस माफ़ी वाले अल्फाज तो बहुत सारे इस्तेमाल किए गए उनके जवाब में, जो उन्होंने ज़िमनी जवाब जमा कराया है। अब कल इसके ऊपर समाअत है, इसको किस तरह से देख रहे हो पंजाब की सिचुएशन? अब सवाल ये है जो सबसे बड़ा आ गया, रिग्रेट्स भी कर रहे हैं, शर्मिंदगी भी कर रहे हैं। एक लफ्ज़ अपोलॉजी में 4 लफ्ज़ बनते हैं ना, 4 ही है ना, अल्फ़ाबेटिकली 5 है। वो कहने में आपको क्या, आपकी अना इतनी बड़ी हो गई है कि मतलब यही जजेस थे, यही अदालतें थी जिन्होंने आपको सादिक अमीन करार दिया, आपके मुखालफिन को डिस्क्वालीफाई किया, उनको जेलों में डाला, वो बैनिश हुए, सजाएं हुई, सबको है ना। और इमरान खान साहब की दरखास्त पे हुई हैं। जिस रात गिलानी साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए तो उस रात एतजाज हसन साहब हमें बता रहे थे, हम तो भूले हुए थे, वो जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनवाया था इमरान खान साहब ने बनवाया था, डिस्क्वालीफाई हुए थे यूसुफ गिलानी साहब। फिर नवाज शरीफ साहब पनामा केस में जो गए, अंदर गए, बड़े लंबे अंदर गए, तो वो भी इमरान खान साहब की दरखास्त पे गया। अदालतें तो आपके साथ खड़ी रही हैं, आपको सब कुछ किया। अगर आप कहते हैं कि आपको पता नहीं था, स्लिप ऑफ टंग हुई है, गलती से मुंह से निकल, हमारे मुंह से भी हो जाती हैं बातें, ये नहीं कि हम हर वक्त कोई ना कोई बात हम भी गलत कह बैठते होंगे, तो सॉरी कहने में, अपॉलोजी करने में क्या हर्ज है? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। और हमेशा अदालतों के सामने, मतलब मुझे कहने दें, जब हमें साकिब निसार साहब ने बुलाया था और हम समझते हैं, मैं और आमिर साहब, कि शायद उन्होंने हमें वो किया था अनफेयर, उन्होंने हमें बुलाया था। हर बंदा ये समझता है ना, वो तो अदालत देख रही होती है कि फेयर बुलाया या नहीं बुलाया। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बिल्डिंग है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें इमरान खान साहब का भी फ्लैट शामिल है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं और बड़े बड़े लोग हैं, बिग गन्स, एलीटेस्ट ऑफ द एलीट पाकिस्तान के, जिनको बैठ कर रेगुलाइज कर दिया। इतनी बड़ी बिल्डिंग को, जो गैर कानूनी बिल्डिंग थी, ये जो बनी हुई है, इतना बड़ा आपने ढांचा खड़ा कर दिया, तो उसको क्या, उस पर हमने सवालात उठाए थे, हमने क्वेश्चन किए, उन्होंने हमें बुला लिया, अच्छा खासा रगड़ा दिया उन्होंने। आमिर साहब उस वक्त बड़े गुस्से में थे, मैंने इनको ज़रा, मैं कहा सर जी तुम चुप रहो, मैंने जज साहब को मैं कहा सर जी अंदा हम केयरफुल रहेंगे, गलती हो गई, उन्होंने अंदा नहीं करना। अदालत के सामने आपने जाना है। मुझे याद है हमारे अखबार के एक मालिक थे, तो वो बड़ी एक खूबसूरत बात कहते होते थे, तो मुझे समझ में भी आती थी। वो कहते थे आप जर्नलिस्ट जो है ना, ऐसे पॉलिटिशियन का भी होता है, आप लोग जब हुकूमतों के खिलाफ स्टोरीज करते हैं, बड़े बड़े बिग गन्स के खिलाफ करते हैं, हर एक को रगड़ा लगाते हैं, रोज़ हमने बैठ के स्कैंडल स्टोरी देनी। पावरफुल लोग हैं ना ये। अब पावरफुल लोगों के पास नैब भी है, FIA भी है, FBR भी है, स्टेट बैंक, पुलिस, सब है उनके पास। वो आपको तंग भी कर सकते हैं, आप पे पर्चे भी हो सकते हैं। रात सुना तो था आपने, वो हमारे जहद किशकोरी साहब बता रहे थे कैसे कैसे लिस्टें तैयार हो गई हैं। आपको वो कहते थे अगर कोई रिलीफ देगा कहीं से, ना पुलिस ने देना है, ना हुक्मरानों ने देना है, ना FBR ने देना है, ना स्टेट बैंक ने देना है, ना आपको स्पेशल ब्रांच ने, किसी ने नहीं देना। रिलीफ आपको जज ने देना है। सो आप जज पे हवाले से अगर लोग आपको टांट भी करेंगे, उनकी मैं बात बता रहा हूँ, आपको कुछ भी कहें, आपको कोई नौज बिला कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है कि आपको टच नहीं किया जा सकता, आपको तंग नहीं किया जा सकता, आपके केसेस नहीं बन रहे हैं ना, आपको रिलीफ जज ने देना है, आपको जुडिशरी ने देना है। ये बात में डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब कहते होते, उनके वाले साहब जो हैं वो वकील थे बहुत बड़े, तो इन्होंने ये बात की, उन्होंने डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब ने, जब नवाब ऑफ कालाबाग ने कोई उस वक्त उन्होंने 60s में कोई अदालत और जजेस के हवाले से कोई बहुत बड़ी बात की थी, तो डॉक्टर साहब कहते मैंने ना उनका मजाक उड़ाया अपने वाले साहब को, चौधरी अल्ताफ हुसैन का, तो मैं कहा छठें जी आपको भी देख लिया, आपकी अदालतों को भी देख लिया, देखें ये नवाब ऑफ कालाबाग ने वो किया। कहते ज़फ़र, ये मुझे यहाँ तक अल्फाज याद, ज़फ़र अदालत और ये जजेस के हवाले से कभी कोई अपना वो ना करना, कोई ऐसा कोई इंसल्टिंग कमेंट ना देना। तुम देख लेना कि नवाब ऑफ कालाबाग के साथ क्या होगा। ये मुझे याद है, वही नवाब ऑफ कालाबाग जो है वो बेचारे अपने बेटे बरखुरदार के हाथों, मेरा ख्याल है उनकी हुई थी, और जज ने ही उनकी बॉडी जो है ना बाद में रिलीज़ की थी। ये वाक़या उन्होंने मुझे खुद सुनाया हुआ है, विटनेस हूँ। सो सेम गोज़ फॉर इमरान खान साहब, सेम गोज़ फॉर अस। हमने भी वहाँ पे अपने आप को सबमिट किया था, हालांकि हम अपने आप को जस्टिफाई समझ रहे थे। कोई आमिर साहब के, मेरे तो फ्लैट नहीं थे ना वहाँ पे, उसमें करोड़ों रुपए के, इमरान खान साहब के थे, इनके दोस्तों के थे, ख्वाजा आसिफ के थे और बड़े लोगों के थे।
हम तो पब्लिक के लिए बात कर रहे थे ना, लोगों के लिए। उन्होंने हमें बुला लिया और हमें रगड़ा लगाया, अच्छा खासा रगड़ा लगाया साकिब निसार साहब ने। हमने रगड़ा खाया। आमिर साहब की मुझे याद है ये गर्म हो रही थी तो मैंने इनको जरा दबाए रखा। मैं सर जी बाजू पकड़ा जा रहे थे। मैं सर जी बस 1 मिनट में 1 मिनट का काम है। मैं एहतराम तो करता हूँ, मगर मैं उस वक्त वाकई थोड़ी सी जलालीपन में आ गया था और मैं बोलना उनसे चाहता था। वो जो है ना उस वक्त मैं सर जी आप चुप रहे, मैं माफी मांग ले। तो मैं मेरी इज्जत इससे कोई काम नहीं होने वाली। जो जुडिशरी जजेस हैं, ठीक है, कोई सबमिशन में तो किसी की भी ना होती है ना होनी चाहिए। आप सीधा कहें जी मेरे मुंह से गलत निकला, आई एम सॉरी फॉर दैट। इतनी अना बड़ी हो गई है कि आपके केसेस हो रहे हैं, वकील आपको समझा रहे हैं, इत्तेजाज एहसन जैसा बंदा उस दिन आपको पूरी घुमा इधर उधर। अब ये पति क्या कर रहे हैं, ये दुकानदारी हो रही है। इसको परचून कहें, इसको पूरा वो क्या कहते हैं होल सेल कहें। कि अब इन्होंने पहले इनका पहले वाला बयान पढ़े जो पहले जमा करवाया था, उसमें इन्होंने कहा जनाब के बेंच के नहीं पता नहीं था, भला हमें तो मजिस्ट्रेट का नहीं था, वो जुडिशल थे, लीगल थे, फलाने थे। इनके पता वकील की क्या कोशिश है जो मुझे समझ आ रही है कि इसी तरीके से अदालत कल इनको कहेगी नहीं जी माफ़ी मांग के रहें, तो फिर हम अदालत को थका के कहेंगे देखें जब मेरे क्लाइंट ने माफ़ी मांग ले तो केस को ख़त्म करें। एक तो ये था, इनको डर था वकीलों को। उनकी स्ट्रेटजी है कि पहले दिन हमने माफ़ी मांग ली तो मुमकिन है जनाब वो माफ़ी ना एक्सेप्ट करें, जैसे तलाल चौधरी और निहाल एंड दानियाल की नहीं हुई थी। सो बेहतर ये है कि पहले दिन से इनको वो करें, अदालत हमें खुद कहे। अब अदालत के पास ऑप्शन कम हो जाएंगे कि वो जनाब जब आप खुद कह रहे हैं जी माफ़ी मांगें और वो नहीं मांग रहे, फिर अचानक माफ़ी मांग लिए तो अदालत कहे कि नहीं जी हम तो माफ़ी नहीं मांगते। कल समाअत है क्लास साहब, और अभी भी तो अदालत कह सकती है, जवाब पर इतराज़ लगा सकती है कि ये क्या जवाब है। मुझे लगता है कल थोड़ी सी फेयर वर्क होगा। मेरा ख्याल है कि आपके जवाब से नहीं, और कल थोड़ा सा ये मुश्किल डे है इनके लिए। लेकिन हामिद खान साहब का अपनी एक्सटेंडिंग है अपना। अगर हामिद खान साहब ये बयान बना रहे हैं, ये सारा वो लिख रहे हैं ना सारे का सारा, तो उनके जहन में कुछ होगा कि मैंने कैसे केस को प्रोसीड करना है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी। अब स्ट्रेटजी, और मुझे नई बुखारी साहब याद आ रहे हैं लास्ट बात, तो उन्होंने बड़ा कहका मारा था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। किसी ने पूछा सर जी आपके क्लाइंट वो हार रहे हैं केस जो है, वहाँ का बेटा ये क्लाइंट ये जो है ना ने सारे उनके वकील के तौर पर आप ये केस हार रहे हैं, उनका बेटा एक बात समझ लें वकालत की और वकीलों की, ये क्लाइंट होता है जो केस हारता होता है, वकील नहीं हारता होता। सो कल को अगर इमरान खान साहब ये केस हारते हैं या उनके अपॉलॉजी नहीं होती तो हामिद खान साहब को किसी ने कुछ नहीं कहना। वो इमरान खान साहब के लिए कंसिक्वेंसेज होंगे। इसके कंसिक्वेंसेज हामिद खान साहब के लिए नहीं हैं, इसके सारे कंसिक्वेंसेज जो हैं ये उनके लिए हैं, इमरान खान साहब के लिए। सो वो कहने को कह सकते थे अपने वकील को कि भाई साहब जाएँ माफ़ी मांगे, आई एम रेडी टू से सॉरी। लेकिन वो खान हैं, बहुत बड़े खान हैं, उनकी इतनी बड़ी अना है, उनकी ईगो है। वो कहते हैं मैं जजेस के सामने सॉरी कहूँ, मेरी तो अब अना अपनी बचा लें या सियासत बचा लें। बाकी आमिर साहब, अच्छा, कनेक्टिंग विद दिस पॉइंट, आमिर साहब क्लास साहब हमेशा कहते होते हैं कि जो पहली भी लीगल टीम थी और जिस तरह से इमरान खान को जो अभी तक डैमेजेस हुए वो उनकी लीगल जो एडवाइजर्स हैं उनकी वजह से हुए। तो अभी ये उन्होंने साकिब निसार साहब को बताया था, ये साकिब निसार साहब ने मुझे बताया था जी। और उसी के ऊपर बेस करके अगर देखें कि अगेन ये कोई लीगल मिस्टेक तो नहीं होने जा रही, खान साहब से बिला वजह प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, अल्टीमेटली माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। मामला क्योंकि सबजुडिस है तो हम अदालत के क्या ओपिनियन देगी वो जसारत तो नहीं कर सकते, मगर हम वकीलों की स्ट्रेटजी और माजी के मतलब पूरी बहस कर सकते हैं कि ये जो अदालत की तज़हीक के केसेस होते हैं इसका क्या तारीख़ क्या इसकी रही हुई है। तो इमरान खान के वकीलों ने दरमियानी रास्ता चुना है। पहले उन्होंने कहा जी हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, वो बिल्कुल ही नरम था। अब जो है बजाय इसके कहने की अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है, जो है ना नॉर्मली ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि जी अदालत के सामने बिल्कुल टोटल सबमिशन। उन्होंने दरमियानी रास्ता लिया है कि जी रिग्रेट का लफ्ज़ कि मुझे अफसोस है और मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, और अगर जो है किसी के दिल की आज़ारी हुई हो तो हम उसके लिए भी रिग्रेट करते हैं, नदामत है, अपॉलॉजी का लफ्ज़ नहीं है। अब ये वकील लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, उससे उनकी नीयत का पता चल रहा है कि ये क्या है। अब मैंने जो आज कुछ वकीलों से भी बात की है और इनकी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश की है, तो वो स्ट्रेटजी उनकी ये है कि वो समझते हैं कि जनाब ये इंटेंट भी होती है कि हालांकि वो हम बार बार कहते रहते हैं कि अदालत के कदमों में तलाल ने, दानियाल ने, निहाल हाशमी ने अपने आप को डाल दिया था। अनकंडीशनल अपॉलॉजी है, मगर अदालत ने रहम नहीं खाया और फिर भी सज़ा दी। अगर वो फैसला दोबारा रिविज़िट होता है और दुरुस्तगी भी हो जाए तो इन तीनों के 5 साल तो ज़ाया हो गए, ये इलेक्शन नहीं लड़ सके, MNA नहीं बन सके, तो इनका तो अजाला नहीं हो सकता। वो एक बैड प्रेसिडेंट रहा है कि वो करने के बावजूद भी अगर अदालत का मूड है
कि वो नहीं है, मगर वो बिल्कुल गलत फैसला था। मगर एक उसके अंदर था कि एक स्ट्रेटजी चल रही थी कि अदालत को अटैक करने कंसिस्टेंटली जो है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे जो है ना तवातर के साथ वो हमले किए जा रहे थे। तो जो फैसला उसमें था, इस बात का जिक्र था कि ये कोई ऑफ द कफ जो है वन ऑफ चीज़ नहीं थी कि एक दफ़ा किसी जलसे में ये कह दिया गया, उसके पीछे एक पूरी सोच थी, जानबूझ के तस्दीक की गई। तो इनके वकीलों का उनका ये ख्याल है कि जनाब हमारा जो केस है हम रखना इसलिए दरमियान में रह रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि ये जलसे के अंदर बात की गई है, नीयत नहीं थी। और उनका ख्याल है, आप और मैं चाहे एग्री ना करें, मैं तो पहले ही कहा मैं इस हक में होता हूँ कि अदालत के सामने कोई शर्म नहीं है और लोग अपने लीडर के अंदर अजज जो है ना पसंद करते हैं। अगर कोई लीडर कह दे कि मैं गलत था और मुझे वैसे भी अदालत के अलावा भी अगर कोई कह दे कि जनाब मैंने गलतियां की और मैंने सबक सीखा है, तो लोग बड़े खुश होते हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि जनाब माजी में जो गलतियां हैं तो इस बात का भी इम्कान है कि ये आइंदा वो गलतियां नहीं करेंगे। और अदालत के सामने तो बिल्कुल ही सरनगू होके सबमिशन का कोई हर्ज नहीं होता, अच्छी चीज़ होती है। मगर उन्होंने ये की, ऑफ कोर्स हमने खुद जो फैसला था जज साहबा का उस पे ऊपर हमने भी कमेंट दिए, सब ने किया है। और ये कहा जा रहा है कि वो उस अदालत का उनका इख्तियार ही नहीं था गिल साहब को फिज़िकल रिमांड देने का, उसका इख्तियार नहीं था। तो वो एक लंबी बहस है कि उन्होंने सही किया नहीं। मगर जज अदालत को चाहे गलत फैसला भी आ जाए, आप एग्री भी ना करें, जो मर्जी हो, मगर ये नहीं कहा जाता, ये सारा निज़ाम अदल और जमहूरी निज़ाम जो है ना ये 3 सतूनों में ठहरा हुआ है। वो आप पार्लियामेंट की भी एक उन्होंने दायरा कार रखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर बातें की हुई, उसके ऊपर अदालतों को भी इख्तियार नहीं किया हुआ कि उसके ऊपर उनकी पकड़ाई नहीं हो सकती। एग्जेक्टिव के ऊपर जो है जो मर्जी आप बात कर सकते हैं, उनके फैसलों के ऊपर इंतज़ामिया के मतलब जो मर्जी कहें। अदालत को ख़ास तौर पर आईन पाकिस्तान और दुनिया भर के जितने भी आईन है ख़ास मुकाम दिया जाता है, क्योंकि अदल के ऊपर जो तीनों सतूनों में सबसे इम्पोर्टेंट सतून है वो हमेशा निज़ाम अदल होता है, अदालतें होती हैं। तो वो देखते हैं उनकी ये स्ट्रेटजी है, अदालत इसको कल कैसे देखती है, इसका होलिस्टिकली देखती है, गुस्से में देखती है या क्या देखती है, ये तो कल हम ये बिल्कुल भी विचार नहीं कर सकते कि अदालतें ये कहें जी हमारे किसी फैसले को इन्होंने प्रिडिक्ट किया या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो नहीं हम कर सकते। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे जिस तरह से परवेज़ इलाही ने अपने आप को इमरान खान के हालिया बयान से, मुतनाज़ बयान से बिल्कुल दूर किया है, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इसके पीछे क्या मुमकिनात हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक तो अभी ये माफ़ी वाला मामला और फिर एक मसला तो नहीं है, खैर इस वक्त इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें से अब एक ये जो उनका मुतनाज़ बयान है उस पर बड़ी एक फर्म पोजीशन और बड़ी डिटेल्ड पोजीशन ली परवेज़ इलाही साहब ने। उन्होंने बड़ी कोई लंबी चौड़ी बात की और अब इसके पीछे आपको कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है या ये नज़र आ रहा है कि अगेन जिस तरह आप कहते हैं कि PMLN के अंदर एक बड़ा एक वो है गुड कॉप बैड कॉप, तो इधर भी कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है या अपनी वजारत आला के लिए, या मुमकिन तौर पे परवेज़ इलाही कोई ब्रिज कर सकते हैं इस वक्त सिचुएशन को, क्योंकि माजी में करते रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन है। मस्त है, जो मुश्किल सवाल होते हैं उनके बारे में ना यहीं से शुरू किया जाता है कि गुड क्वेश्चन। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब माने या ना माने, उनकी पार्टी ने उनके स्टेटमेंट को डिसून किया है। मुझे तो अब तक कोई एक स्टेटमेंट नज़र नहीं आया, माँ सिवाय फवाद चौधरी साहब के, वो भी वजाहतें देते रहे हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, फलां नहीं था। मैंने तो अब तक उनके टॉप पार्टी लीडर्स जो है ना, असद उमर साहब हूँ, मतलब परवेज़ खटक साहब हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, जो मतलब उनकी टॉप की उनकी इलीट है, या बाकी वो सेकंड टीयर में है। मैंने तो अब तक, हो सकता है मुझे मिस हुआ हो, मैंने तो ये नहीं पढ़ा सुना, बल्कि मैं भी उनकी देख रहा था, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उन्होंने कहा जी PTI जो पार्टी जो है ना वो इदारों की बड़ी वो करती है, इज़्ज़त करती है, सो वो इसमें आ गए हैं। सो इमरान खान साहब के साथ अब हो वही रहा है जो नवाज शरीफ साहब ने बम मारा था, आपको याद होगा गुजरांवाला में, जो तकरीर उन्होंने उस वक्त कर दी थी ना, उस वक्त की आर्मी क़यादत के ख़िलाफ़, मुझे याद है उसी तरीके का एक बड़ा शाक एक उनको पहुंचा था। मेरी 3-4 उस वक्त PML नवाज़ के जो लोग थे टॉप के, तो उनसे वो हुई थी, वो इस पे बड़े
अच्छे खासे परेशान थे इस पे कि मियाँ साहब ने कह के ये क्या कह दिया। आपको याद होगा कई दिनों तक पार्टी के लीडरों ने उनके बयान को एंडोर्स ही नहीं किया था, चुप कर गए थे। बल्कि वहाँ स्टेज पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में जो उन्होंने बातें की, जो बाद में उनके मुश्तरका दोस्तों के जरिए आगे निकली, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब सानू मरवान के खुद तो लंदन बैठे ने, अभी हम नैब से छूटे हैं, क्योंकि अक्सर इनकी 70-80% लीडरशिप तो नैब के पास थी, वो जमानतों पे हो रिहा होके आए थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे तकरीर की थी उस वक्त की मिलिट्री क़यादत के ख़िलाफ़, तो उस पे वो पूरी पार्टी डर गई थी। उन्होंने कहा मियाँ साहब जो है ना ये बिल्कुल एक उठाते हैं, बम उठाते हैं, लंदन से ढक मारते हैं हमारे सर पे, खुद तो लंदन डीलें शीलें करके पहुँच गए, इनका तो कोई ये किसी ने नहीं करना, हम मारे जाएंगे, हमारे पे केसेस हो जाएंगे। 3-4 बड़े पार्टी के अंदर लीडरशिप को रिजर्वेशन थी। मैनी डेज़ लोग पूछते होते थे सहाफ़ी उनसे, जनाब कि वो जो मियाँ साहब ने वो वहाँ तकरीर की, आप उनके बयान को सपोर्ट करते हैं? तो वो वहाँ पे चुपके से निकल जाते थे, 4 दिन के लिए गायब हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर पार्टी का दबाव पड़ा तो उन्होंने ओनरशिप लेनी शुरू की। सेम अब इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। इनकी पार्टी इस वक्त ओनरशिप नहीं दे रही इनके बयान को। अब आप मुझे बताएं, टीवी चैनल्स पे हम रोज़ाना कॉल करते हैं लोगों को लेने के लिए, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कोई अब हमारी कॉलें उठाने को तैयार नहीं है। बाकी चैनल के साथ भी ये कुछ हो रहा है कि कौन जाए और इमरान खान साहब की बात को जस्टिफाई करे, जी खान साहब ठीक कह रहे हैं। सो परवेज़ इलाही साहब का ये कहना, इसलिए खान साहब जो है ना इतना बड़ा रिएक्शन वो नहीं दिखा सकेंगे परवेज़ इलाही साहब को। और परवेज़ इलाही साहब को अगर पिक करना पड़ा कि आपने रावलपिंडी को पिक करना है या बनी गाला को पिक करना है, तो परवेज़ इलाही साहब बड़े क्लियर हैं इस मामले में। कल उन्होंने अपने ट्वीट्स करके उन्होंने मैसेज जो है ना इमरान खान साहब एंड कंपनी को उन्होंने सबको भेज दिया कि सर कि अगर मुझे चॉइस करना पड़ा ना कि मैं किस साइड पे हूँ, तो मैं उधर पिंडी साइड पे हूँ भी, मैं तो बनी गाला के साथ नहीं हूँ। कल उन्होंने बड़े क्लियर कर दिया। इस वक्त जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो परवेज़ इलाही साहब से ज़्यादा, परवेज़ इलाही साहब को तो ये प्रॉब्लम हुआ ना कि वो कि अगर मैं किसका वज़ीर आला बनूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब का बनूँ, नवाज शरीफ का बनूँ, मैं आसिफ अली जरदारी का बनूँ, वो तो मिठाइयाँ दुआ खैर होगी थी, मिठाइयों के डब्बे शब्बे टोकरे शोकरे बट गए थे। वो तो बाद में फिर मुनिस इलाही साहब ने या जो भी था उन्होंने उनको उस साइड पर लेके गए। सो उनके लिए तो मसला हो गया था कि मैं इमरान खान का वज़ीर आला बनूँ या मैं आसिफ अली जरदारी का बनूँ। इस वक्त अगर मुझसे पूछे माई रीडिंग, इस वक्त ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुश्किल में नहीं है। अगर इमरान खान साहब अपनी सपोर्ट विड्रॉ भी कर दें, ये तो भाग के लेंगे सारे कि जनाब हमने फिक्स करना है इमरान खान साहब को कंपनी से, जितनी उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी मामलात हो चुके हैं, ये तो खुशी से कहेंगे हैं जी हमारे बन जाए। इस वक्त इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, अपनी पार्टी उनसे पीछे हट गई है, उनके बयाने को सपोर्ट नहीं कर रहे, खुद वो इधर उधर के करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मेन है उनका साथी अलाय जो है उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। सो खान साहब इज ऑपरेटिंग इन आइसोलेशन। पहले ये कहते थे कोई बच तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ हो, अब अपनी पार्टी के अंदर से उनको नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा बंदा बच तो नहीं गया जो मेरी सपोर्ट दे रहा हो, मतलब पार्टी में से कोई आवाज़ भी नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब को पता है कि पंजाब में उनको परवेज़ इलाही साहब को रखना ज़रूरी है, नहीं रखते तो उनके प्यारे लाडले बुज़दार साहब पे केसेस हैं आपके सामने हैं, फिर फराग गोगी साहबा पे केसेस है, फिर हसन जमील गुजर साहब पे केसेस है, फिर वो मनीकज वगैरह के वो जो इशू चल रहे थे, बाकी पार्टी के लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, कल को जलसे जुलूस, पंजाब की हुकूमत आपके हाथ से जाती है तो ये तो आपका यहाँ रगड़ा निकाल के रख देंगे। सो इमरान खान साहब बर्दाश्त करेंगे, वो परवेज़ इलाही साहब की सारी गुफ्तगू को बर्दाश्त करेंगे, चीज़ों को भी करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा लाउड मैसेज भेजा है कि जनाब जागते रहना, साढ़े तो ना रहना, क्योंकि हमारे जो मुस्तकिल पार्टनर जो है ना वो पिंडी वाले हैं, हमारे बनी गाला वाला तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो मेरी तो ये है कि इमरान खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे गुस्सा कर सकें या कोई ट्वीट का जवाब दे सकें। दें ना ट्वीट का जवाब, नहीं देंगे। अच्छा आमिर साहब, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने भी बड़ा, और आज जिस तरह परवेज़ इलाही ने जो ट्वीट्स किए उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और पास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी गिनवा दी एक एक करके। तो इसकी किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो कि इधर से मैं बोलूँगा उधर से आप कवर करें? बात यह है कि जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह का ख़ानदान है ये आज तक 50-60 साल में ये वाहिद सियासी ख़ानदान है पूरे पाकिस्तान का जो कि किसी किस्म के भी डंडे से बचा रहा है। तमाम सियासी ख़ानदान, बड़े जो ख़ानदान हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो ज़ेर अताब रहे हैं, किसी ना किसी स्टेज पे जेलों में रहे हैं। ये बड़ी नॉमिनल सी जेलें इन्होंने देखी हुई हैं, हर दौर में ये एहतसाब में बचते रहे हैं। बहुत बड़े पॉलिटिकल सर्वाइवर अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई है तो वो ये गुजरात के चौधरी हैं। और उसके पीछे यही इसकी बुनियादी जो वजह रही वो ये रही कि इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे रहते हैं, कभी इन्होंने उनके साथ बगावत नहीं की। ये जो ही पता चलता है कि वहाँ पे जर्नैल बदलता है, ये रिश्तेदार उसके ढूंढने शुरू कर देते हैं, ये पता करना शुरू कर देते हैं कि जनाब वो उनके करीब आदमी कौन है
किस तरीके से मुलाकात की जो है ना वो ये ख्वाहिशों का इजहार कर देते हैं कि हमें टाइम दें, और पता करते हैं कि इसके थ्रू टाइम मिल सकता है। अगर वो बड़े साहब ना मिले तो दरमियाने साहब के छोटे साहब के बड़े छोटे साहब जो है ना उनसे भी मुलाकातें करते हैं कि रास्ता हमेशा इनका लिंकअप रहता है। तो ये तो वो है। दूसरा आपका ये जो सवाल था ना क्लास साहब से कि ये कोई ब्रिज का रास्ता, तो ये ब्रिज वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी साइड शो कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट है, पोजीशन क्लियर इस्टेब्लिशमेंट है। तो हमारे से और पीटीआई के लिए ये मैसेज है कि आप हमारे से ये उम्मीद ना रखिएगा, हम बिल्कुल परवेज़ लाई तो ख़ास तौर पे आपको पता है पूरा ख़ानदान डिवाइड हो गया था, तकसीम हो गया था, चौधरी शुजात साहब दूसरी तरफ चले गए नून लीग की तरफ और पीडीएम की तरफ, ये लास्ट मिनट पे दुआ खैर पढ़ने के बाद जो है इधर आ गए। तो अभी वो दुआ खैर हो गई हुई है, मगर ये दुआ खैर जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से असल में खैर वहाँ जहाँ से आता है ना ये उधर है। तो ये उनको मैसेज है कि आपके साथ हैं हम, और ये फैसला किया था, मगर वहाँ पे ये इस रेड लाइन को हम नहीं क्रॉस करेंगे, ये साढ़े ते ना रहना, इस चीज़ पे ना रहना। एक बात। दूसरा कि ये परवेज़ लाई के पास एक यूनिक सिचुएशन है कि वो किंग मेकर हैं इस वक्त। दोनों पार्टीज़ के पास मोरलेस थोड़े ऊपर नीचे हैं, मगर जब तक इनके 11 मेंबर जो हैं जो काफ के हैं ये डिसाइसिव वोट है, ये इधर चला जाएगा या उधर चला जाएगा। उनके पास दोनों पार्टी से ऑफर भी है, थी और है, तो वो उन्होंने फैसला पीटीआई के लिए किया और उसके पीछे उस वक्त थे कि उनको लग रहा है कि पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है, अगला मुस्तकबिल भी देख रहे थे, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। वो लड़ाई लड़के वो नहीं है। इमरान खान ने जो अपनी तकरीर में वैसे आज जो है थोड़ा सा वही ना इनडायरेक्टली अटैक किया, डायरेक्टली अटैक नहीं किया, थोड़ा सा पीछे हुए हैं। तो वो उन्होंने कहा हमारे बंदे तोड़ने की पंजाब में कोशिश की जा रही है, लालची नहीं है। वो बंदे टूटने से जो है ना वो उनकी पार्टी उनकी हुकूमत नहीं पंजाब की जाती, उनकी जाती है परवेज़ लाई से, और परवेज़ लाई ने ये इंडिकेशन दे दी है। अब ये देख रहे हैं कि परवेज़ लाई आगे क्या ये फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घर के अंदर पहले ही लड़ाई हो चुकी हुई है और इतना बड़ा फैसला वो करके इमरान खान के साथ गए हुए हैं, तो उस थूक को चाटना भी बड़ा मुश्किल काम उनके लिए हो जाता है कि वापस जो है ना वो अब दोबारा इतनी तकरीरें करने के बाद मुनिस लाई के वो वापस भी चली जाएं। पर क्लियरली जो कहा जा सकता है बिग पिक्चर ये है कि अभी लड़ाई जो है ना अगली स्टेज पे गियर पे चली गई, तख्ते या तख्ते वाली बात हो गई है। दूसरी तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है ना कोई किसी किस्म की कोई कसर नहीं रह गई और वो भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये तौहीन अदालत के भी मुकदमे हैं, तौहीन जो है FIA और वो जो कह रहे हैं तमाम ही 5-6 दहशतगर्दी का भी मुकदमा है, बगावत का भी मुकदमा है, करप्शन के भी मुकदमात हैं, सारे वो मुकदमात हैं। और जो एक ये फाइनल है उनके ज़हन में कि इमरान खान जो ताकत पकड़ी हुई है वो पंजाब में हुकूमत की वजह से है, तो वो उसको भी वहाँ से भी वो जो कुर्सी की 4 टांगों में से जो है ना 3 टांगें उन्होंने काबू की हुई थी, ये बड़ी टांग है। तो ये बड़ी टांग का जो है ना वो खींचना चाह रहे हैं। पर इमरान खान साहब भी मैं समझता हूँ वो भी पूरे तैयार हैं, वो भी तख्त और तख्ते की तरफ जा चुके हैं, वो भी अब वो वाला नहीं। और उनको इसलिए कि पॉलिटिकली उनको जो है वोट बैंक के लिहाज से वो उनको सूट कर रहा है। अभी तक तो वो है कि ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख भी यही रही हुई है कि किसी का पॉपुलर वोट बैंक देर हो सकती है उसके अंदर, मगर सवेर जरूर आनी होती है। वोट बैंक आपका अगर आपके साथ है, पब्लिक है। ठीक है, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है क्लास साहब, तो हमें जाना पड़ेगा जी जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा आएंगे। वेलकम बैक। और बात करेंगे सैलाब के हवाले से। क्लास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर आइंदा? मेरा ख्याल है आमिर साहब कर लें, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। तो आमिर साहब सैलाब के हवाले से बात करेंगे, उसके बारे में आप काफ़ी यूज़फुल जो है वो इनपुट आपकी तरफ से आ रही थी। क्या जो है असल में ये हमें ये सियासत में भी इतनी गर्मा गर्मी है कि उसके ऊपर भी करना पड़ता है, मगर ये पाकिस्तान की हमारी नस्ल का इससे बड़ा सानिया नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ है। और मगर काफ़ी सारी ये खुदाई आफत है, इस तरह की बारिशें कभी नहीं हुई
और हमारी तो छोड़ें खित्ते में या दुनिया में भी बड़े कम रिकॉर्ड हैं। कोयटा में 2000% हो गई है, सिंध में 6000% ज़्यादा, 400% ज़्यादा जो बलूचिस्तान में, 600% सिंध में। तो इस तरह की बारिशें हैं और कि वो उसके लिए ये काफ़ी हद तक तो आप कह सकते हैं कि कुदरत का काम है, खुदाई आफत है। और ये पानी जो आया है ये बलूचिस्तान की पहाड़ियों से सिंध में आया, मगर उसके बाद इम्तिहान आ जाता है कि आपने ह्यूमन मैनेजमेंट इंसानी तौर पे या हुकूमतों ने उसके साथ कैसे डील किया है। वो जो नुकसान का इजाला किया जा सकता था, आफतें कम की जा सकती थी कि 1300 लोग मर गए हैं, 3.5 करोड़ लोग जो है ना बेघर हो गए हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान में अभी क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ। स्वात के अंदर जो है अब लोगों के राशन वाशन का मसला नहीं है, रिहेबिलिटेशन का मसला है। पर सिंध और बलूचिस्तान में अब वो ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि वहाँ क्योंकि पानी 2-2, 4-4 फुट से लेके 12-12 फुट तक पानी है, और अब वो पानी की वजह से वहाँ मलेरिया, कॉलरा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा स्किन की डिजीज़ हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब वो स्किन की दिखा सकें, नरम दिल वाले ना ही देखें, बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये बच्चों की टांगें और जिस्म के ऊपर जो है स्किन के वो जो पानी गंदा आया हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम मेडिकल एक तो आ गई है। अब उसमें ह्यूमन एरर क्या हुआ, दो सबसे बड़ा एक क्रिमिनल एरर जो वो ये हुआ है कि ये वहाँ से जब आया पानी बलूचिस्तान की पहाड़ियों से, तो पानी का जो रास्ता है हमेशा से कुदरत का रास्ता है कि वो एक नक्शा अगर प्रोड्यूसर दिखा सकें, सर शॉर्ट भी रेडी अगर सुनाना चाहें वो भी दिखाते हैं कि ये आता है हिमाल लेक है, ये जलमक्सी से हिमाल लेक है। ये नक्शा देखें, दूसरा नक्शा दिखाने प्रोड्यूसर साहब। तो हिमाल लेक से ये मंचर की तरफ आता है, मंचर के साथ ये सिंध में जाता है, जलमक्सी से हिमाल, हिमाल से मंचर, मंचर से हुए ये यहाँ पे मंचर सबसे बड़ी पाकिस्तान की झील मानी जाती है। और इसको जो है ये 8 अगस्त को पानी आना शुरू हुआ था यहाँ पे, 27 दिन आज उसको जो है आप देख लें 8 अगस्त से अब तकरीबन 1 महीना हो गया है। इसको अब उन्होंने शगाफ 2 कल परसों लगाए, एक पहले लगाया था। और मुझे बताया गया है कि फ़ौज के कहने पे ज़बरदस्ती उन्होंने करवाए हैं, इनका इरादा नहीं था शगाफ लगाने से, क्योंकि शगाफ लगाने से ये चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और वहाँ के जो बड़े हैं वहाँ पे ये लड़ाई होती रही। ये पानी नॉर्थ से साउथ आता है, ये पंजाब से सिंध, ऊपर से नॉर्थ से केपी से साउथ की तरफ अरेबियन सी में जाता है। ये वहाँ पे ईस्ट से वेस्ट करते रहे कि इधर से किसी वडेरे ने मशरक़ से मगरिब, मगरिब से मशरक़ कर दिया। और अपने अपने जो है ना इलाकों को बचाने के लिए इन्होंने मंचर लीग के अंदर शगाफ बहुत लेट डाला, 27 दिन बाद जो है ना इन्होंने शगाफ डाला। से ये अगर दिखा सकें कि 27 दिन बाद ये जो है ये 5 तारीख का क्लिप है, ये ज़रा प्रोड्यूसर दिखा सकें कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या उनके कन्फ्यूजन का अंदाज़ कर रहे हैं कि ये 27 दिन बाद डिसाइड कर रहे हैं कि पानी का करना क्या है। ये क्लिप अगर दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब, जो जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे तो इसमें बिलावल भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें। इसकी आवाज़ दें ज़रा। दादू डिस्ट्रिक्ट से नहीं तो ये लड़का There is a way to take the water out, but we need to be on the same terms. No, we are ready to drown ourselves. No, that's not the point. Drown तो हम सब हो गए हैं, but जितना कम नुकसान हो सके नहीं। अब निकलेगा ये जो पॉकेट है ना, ये कैसे निकलेगा? ये पॉकेट आपको बेसिकली जो आप एक तो आपका शहर डूब गया, खैरपुर नाथन शहर। अब मेड़ का भी कल पता किया था, कोई 1.5 फुट का फर्क था बंद का। अब एक तो उसको स्ट्रेंथन करें आप, मशीन लगा के, बट वी नीड टू धामरा वहाँ से रास्ता देना। देखिए आपकी धामरा ही है ना, धामरा ही है, हाड़ है पूरी धामरा। ऐसा ही रोड केड़ी है मेड़ वाली है रोड है, ये कोना है ना जी। हाँ। ये कल हमने सारा चेक किया, ये इसने पूरा रोका हुआ है पानी। अब वो जो बंद टूटा हुआ है ना, आकर इधर रुका है। नहीं, लेकिन इधर एमएनवी खत्म है ना, इधर एमएनवी नहीं होगी, टूटा हुआ चल रहा है, ये सारा यूं ही जा रहा होगा ना। ये सब अब हो रहा है कि ये जो इसको जो कट लगी है ना, दिस इज ऑल लो लाइंग एरिया, दिस इज ऑल द खीरतर माउंटेन्स, सो दिस वाटर हैज गॉन हियर। सो यस्टरडे व्हाट वी सॉ, सॉरी, ये सारा जो है अब खुश्क हो रहा है, पानी उतर कर इधर आ गया। अब इधर आ गया तो ये अब जाएगा रिवर की तरफ, उसको रास्ता दे, इधर जाए नीचे। अब ये यू हैव टू ब्रांचेस जो भी हैं, अभी जब पानी चल रहा है वो ऐसे समझे कि रोड बना हुआ है धामरा, वहाँ पे कल हम खुद देख कर कुछ जगह पे कट लगा हुआ है, पर वो सुपरों की तरफ है।
अब जाहिर है मेड़ वाले नहीं चाहेंगे कि जी आप ये इंडस हाईवे की तरफ आप लेके जाएंगे, पानी उधर आएगा। इन बिटवीन करें, ये तोड़ें, इन बिटवीन तोड़ना पड़ेगा रास्ता। मैं क्विकली ये कह दूं कि ये 27 दिन बाद ये इनके पास निकासी है, आपका पानी था। मसला ये था कि ये जो सैलाब इंडस का है, ये इससे पहले इनको मंचर का, बलूचिस्तान का पानी निकाल देना चाहिए था। अभी ये है कि कोटरी के अंदर जो पहुंचते तक पानी 7 दिन और लग जाएंगे। अगर इनको 7 दिन और इंतज़ार करना है कि दरिया सिंध का सैलाब निकल जाएगा, तो ये जो पानी बलूचिस्तान से आएगा फिर ये दरिया में आके निकलेगा। इन्होंने 10 दिन पहले ये शगाफ डाला जा सकता था, तो ये पहले पानी निकाल देते। हम इस प्रोग्राम में यहाँ पे कहते रहे कि अभी नॉर्थ में तौंसा से ऊपर सैलाब है, कम से कम आप सिंध का जो पानी बारिशों का सैलाब है इसको निकाल दें। अभी दरिया में जगह नहीं है, बहुत कम जगह है। दरिया का सैलाब निकलेगा तो फिर ये पानी जो है ना 9-9, 10-10 फुट है, फिर उसके अंदर जाएगा। और अभी भी वहाँ पे सियासत चल रही है कि वहाँ पे अभी भी ऐलान नहीं कर रहे कि एक तो नेचुरल कोर्स है उसका पानी का निकलने का, अगर वो लिया जाए तो ठीक है, मगर जिनके इलाके के डूब रहे हैं उनको कॉम्पनसेशन दें। अभी भी ऐलान करें, पब्लिकली करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जनाब ये हमारा तरीकाकार है, इस रूट से ये पानी जाएगा। आपने इस क्लिप में देखा कि प्राइम मिनिस्टर तो कोई वेल ब्रीफ्ड नहीं थे, बिलावल बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं। ये शहदाद कोट में हो रहा है, उनका भाई हल्का है, यहाँ से बेनज़ीर साहबा इलेक्शन लड़ती थी, और जो नादिर खान मक्सी को बुलाया गया कि बताएं चीफ मिनिस्टर साहब पूछ रहे हैं करना क्या है 27 दिन बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात की है, और इसके ऊपर जिस तरह से आमिर साहब कह रहे हैं कि पहले भी हम बात कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में। अब मुतालिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो टाइमली एक्शन लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।